नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉन मलेशिया में कुआलालंपुर में 58वें एशियान विदेशी मंत्रियों यानी कि एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के एशियान विदेशी मंत्रियों के साथ शामिल हुए। ये प्लेनरी सेशन जो है कुआलालंपुर में हो रहा है। बैठक की अध्यक्षता मलेशिया के विदेश मंत्री माननीय दातो सेरी उत्तम हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन ने की और ये पूर्ण सत्र तथा रिट्रीट दोनों सत्रों में आयोजित हुई। मलेशिया प्रधानमंत्री का कहना है कि आसियान को अपने व्यापारिक आधार को मजबूत करने की जरूरत है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बुधवार को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से वैश्विक अनिश्चितताओं के बारे में उद्देश्यपूर्ण कार्य करने और आपस में व्यापार बढ़ाने का आग्रह किया। ये बात अमेरिकी व्यापार शुल्कों से लेकर नए सिरे से उभरी चिंताओं के बीच क्षेत्रीय विदेश मंत्रियों की बैठक में कही गई। अनवर ने 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के मंत्रियों को संबोधित करते हुए शुल्कों, निर्यात प्रबंधों और निवेश बाधाओं को भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से धारदार हथियार बताया। उन्होंने अमेरिका का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। टैरिफ तनाव के बीच रूबियो मलेशिया बैठक में अब शामिल होने जा रहे हैं और अमेरिका अब एशियान को एक सैन्य गठबंधन बनाने में मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसियान इसका विरोध करेगा। अमेरिकी विशेष रूप से आसियान के शांति प्रिय रुख से परेशान है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में देशों के बीच संबंधों में न्याय और कानून के शासन के प्रति सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सिद्धांतों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। अमेरिकी सैन्य विशेष रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया पर दबाव डालना चाहते हैं कि वे भविष्य में मलाका स्ट्रेट की नाकाबंदी लागू करने में सहमत हों, जो नियोजित चीनी वैश्विक शिपिंग नाकाबंदी शुरू करना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी वो जो ऑयल चाइना को जा रहा था उसको रोकने के लिए इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ऐसे कुछ विशेषज्ञों का मानना है। आसियान के संबंध में अमेरिका की रुचि इसलिए भी है कि अमेरिका आसियान को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। अमेरिका ने आसियान के साथ शिखर सम्मेलन और अन्य पहलुओं के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़ाव किया है, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आसियान क्षेत्र में अमेरिकी आर्थिक हित महत्वपूर्ण है और अमेरिका इस क्षेत्र में अपने निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के अवसरों की तलाश कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश अमेरिकी शुल्कों से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। चीन, जापान, रूस, यूरोपियन संघ और भारत के शीर्ष राजनयिक इसमें शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 6 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों पर भारी कर लगाने की घोषणा की थी तथा उन पर 25 से 40% तक नया कर लगाया, जबकि कुछ देशों ने व्यापक रियायतें देने कम दरों पर बातचीत करने के लिए ठोस प्रयास किए थे। निर्यात पर निर्भर आसियान समूह रूप से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कुछ सदस्य चीन द्वारा आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन के लाभार्थी हैं। केवल वियतनाम ही ऐसा समझौता कर पाया है जिसके तहत शुल्क का प्रारंभिक 46% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया 1 अगस्त को टैरिफ लागू होने से पहले बातचीत की मांग कर रहे हैं। कुआलालंपुर में होने वाली इस बैठक में आसियान और उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत और यूरोपियन संघ शामिल हैं, के बीच में कई बैठकें संभव हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूसी समकक्ष सरगई लावरोव भी गुरुवार की मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल होंगे, जो ट्रंप की टैरिफ रणनीति से प्रभावित सहयोगियों और साझेदारों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एशिया की अपनी पहली यात्रा पर हैं। रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक संयुक्त विज्ञप्ति के मसौदे के अनुसार आसियान के विदेश मंत्री बढ़ते वैश्विक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में बढ़ती अनिश्चितताओं, विशेष रूप से टैरिफ से संबंधित एक तरफा कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बैठक में इस वर्ष मई में मलेशिया में आयोजित 46th एशियान शिखर सम्मेलन के बाद एशियान समुदाय निर्माण प्रयासों के संबंध में हुई प्रगति का जायजा लिया गया और एशियान के बाहरी संबंधों की स्थिति के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा हुई। तिमोर लेस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया। मंत्रियों ने समावेशीपन और स्थिरता विषय के अंतर्गत इस वर्ष मलेशिया को उसकी अध्यक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग देने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन और अफ्रीकी देशों में गहरी रुचि जताई है, जो उनके भू राजनीतिक और आर्थिक हितों से संचालित होती है।
ये रुचि व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों को एक मजबूत संबंध बनाने और बनाए रखने के प्रयासों में स्पष्ट होती है। चाइना की जो प्रो प्रोडक्शन और प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, जिसमें उसने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्रीज को एक प्रोडक्शन हब बनाने में मदद की है, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका चाइना के जो प्रोडक्शन हब्स हैं, उनको चेंज कर जीरो सम गेम की तैयारी कर रहा है, जिसमें चाइना को अमेरिका के आगे झुकने पर मजबूर होना पड़े। ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर पेनी वोंग ने आसियान को बताया कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका के लिए एक अलग भूमिका की परिकल्पना करता है, लेकिन रूबियो क्षेत्र में शांति के महत्व पर ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी तरह सहमत हैं और भारत प्रशांत सागर में अमेरिकी उपस्थिति रणनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालांकि विपक्षियों का कहना है कि आप अमेरिका के साथ संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध बताते हैं, अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करते हैं, एंग्लो ऑक्स गठबंधन को बुनियादी मानते हैं, चीन के तट पर गश्त करने में फ्रांस और जर्मनी के साथ शामिल होते हैं और यूरोपियन संघ के साथ रक्षा गठबंधन की कोशिश करते हैं। कोई भी आसियान देश ऐसा नहीं करता है। थाईलैंड के विदेश मंत्री मॉरिस सांगी एम पोंगसा ने कुआलालंपुर में मीटिंग के दौरान आसियान अमेरिकन पीएमसी में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक डिजिटल और आर्थिक केंद्र के रूप में आसियान की क्षमता पर प्रकाश डाला, स्पष्ट और रचनात्मक संवाद में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और ऑनलाइन घोटालों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग में बढ़ावा दिया। आपको याद होगा कि मलेशिया, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड के लगते बॉर्डर पर बहुत सारे जो ऑनलाइन घोटाले हैं, उसका एक हब बन चुका है और म्यांमार और कंबोडिया जो थाईलैंड के बॉर्डर के साथ लगता है, उस पे तमाम तरीके से अमेरिकी इंटरेस्ट है कि वहां पर ये सब जो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स की कंपनी चल रही हैं वो बंद हो। तो थाईलैंड से वो कॉपरेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि थाईलैंड एशियन कंट्रीज का एक प्रमुख अंग है, जिसकी 36% जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को जाती है। अफ्रीकी देशों के संबंध में अमेरिका की रुचि इसलिए भी है कि अमेरिका अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए अफ्रीका में अमेरिकी हित सुरक्षा, आर्थिक विकास और शासन की लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने में निहित है। अमेरिकी विभिन्न अफ्रीकी देशों को उनके विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अफ्रीका के बढ़ते ऋण संकट जैसे कुछ आंतरिक चुनौतियों के बावजूद अमेरिका अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के महत्व को पहचानता है और एक तरीके से एड को रोककर अब बिजनेस डील करने में लगा है कि जिसको एड चाहिए पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, रेयर अर्थ मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, गोल्ड माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और एड ले ले। तो एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, उसकी दुकानदारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी चीन प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में ये प्रयास, जिसे अक्सर अमेरिकी हिंद प्रशांत सागर रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करते हुए मुक्त और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। हाल के घटनाक्रमों और क्षेत्रीय गतिशीलता के आधार पर आसियान देशों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका के दृष्टिकोण का एक अवलोकन इस प्रकार है। अमेरिका ने एशियान के साथ संबंधों पर गहरा करने के लिए आर्थिक सहयोग पर जोर दिया है। आसियान एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी संयुक्त जीडीपी 2024 तक $3.9 ट्रिलियन और जनसंख्या 678 मिलियन होगी। प्रमुख पहलुओं में व्यापार में अमेरिकी आसियान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है, जहां 2023 तक लगभग $480 बिलियन का निवेश होगा और द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन के करीब पहुंचने की आशंका है। अमेरिका ने व्यापार संबंधी मुद्दों पर बातचीत को सुगम बनाने के लिए 2006 के व्यापार और निवेश ढांचे की व्यवस्था का लाभ उठाया है, जिसके तहत आसियान को अमेरिकी वस्तुओं का निर्यात 2024 में $124.6 बिलियन तक पहुंच गया था, जो 2023 की तुलना में 16.5% से अधिक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि आईपीईएफ बाइडेन प्रशासन के तहत शुरू किया गया था। आईपीईएफ व्यापार, सुगमता, स्वच्छ ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर केंद्रित है, लेकिन आसियान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी के विपरीत अमेरिका को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान नहीं करता है, जिसमें चीन तो शामिल है लेकिन अमेरिका नहीं। ये एक विवाद का विषय रहा है क्योंकि आसियान देश ठोस आर्थिक लाभ चाहते हैं।
अमेरिका, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे आसियान देशों को चीन के बाहर प्रोडक्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें कम श्रम लागत और निवेश अनुकूल नियमों जैसी प्रतिस्पर्धा लाभों का लाभ उठाया जा सकता है। ये चीनी प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका की जोखिम कम करने की नीतियों के अनुरूप है। हालांकि आसियान देश सतर्क बने हुए हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी व्यापार नीतियां, जिसमें 2025 के प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि भी शामिल है, वियतनाम और थाईलैंड जैसी निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिनका अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण व्यापार रहा है, क्रमशः $150 बिलियन और $41 बिलियन, जैसे कि मैंने आपको बताया। कूटनीति और रणनीतिक जुड़ाव। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने के लिए कूटनीति की प्राथमिकता दी है, जिसमें अमेरिका प्रभाव में कम से कम धारणाओं का खंडन होता है। उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में जुलाई 2025 में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कुआलालंपुर में आसियान अमेरिकी उत्तर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत महासागर पर जोर दिया गया। आसियान केंद्रीयता में अमेरिका क्षेत्रीय संरचना में केंद्रीय भूमिका के रूप में आसियान की भूमिका का सार्वजनिक रूप से समर्थन करता है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि क्वाड यानी कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा AUKUS जैसे पहले सग्राम रूप से आसियान को दरकिनार कर देती है और इससे बजाय फिलीपींस और सिंगापुर जैसे सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है। अमेरिका ने आसियान में भारी निवेश किया है, जिसमें पिछले 20 वर्षों में $3.63 अरब से अधिक की स्वास्थ्य सहायता और अमेरिकी आसियान स्मार्ट सिटीज पार्टनरशिप तथा यंग साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इनका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु कार्यवाही जैसे क्षेत्रों में लचीलापन विकसित करना है। अमेरिका ने फिलीपींस जैसे सहयोगियों के साथ सैन्य सहयोग का गहरा किया है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच का विस्तार किया है और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शील्ड जैसे अभ्यासों की सह मेजबानी की है। इन प्रयासों का उद्देश्य आसियान देशों की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। हालांकि दक्षिणी चीन सागर के लिए आसियान चीन आचार संहिता पर प्रगति धीमी बनी हुई है और अमेरिका ने सहयोगात्मक विवाद समाधान को सुगम बनाने की पेशकश की है। चुनौतियों और क्षेत्रीय धारणाओं। इन प्रयासों के बावजूद अमेरिका को आसियान को अपने पक्ष में करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आसियान के नेता अमेरिका की निरंतरता को लेकर आशंकित हैं, क्योंकि अतीत में कुछ व्यवधान हुए हैं, जैसे ओबामा कॉल के दौरान मध्य पूर्व संघर्ष और ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका फर्स्ट की नीतियों ने अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर संदेह व्यक्त किया है। चीन आसियान का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना हुआ है और 2024 में ISIAS यूसुफ इशाक संस्थान के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई अभिजात वर्ग के 50% लोग किसी संघर्ष में अमेरिका की बजाय चीन को चुनना पसंद करेंगे, जो आंशिक रूप से गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों के लिए अमेरिकी समर्थन से निराश से प्रेरित है, जिसकी गूंज इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुमूल्य देशों में सुनी जा सकती है। आसियान देश संप्रभुता और गुटनिरपेक्षता को प्राथमिकता देते हैं और पक्ष चुनने के दबाव का विरोध करते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समावेशी सहयोग पर जोर दिया है, जिसके आसियान का अमेरिका या चीन के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होने से बचाया जा सकता है। मैक्रों के फिलिस्तीन आह्वान के संबंध में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा ब्रिटेन से फिलिस्तीन को मान्यता देने का आह्वान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी आसियान संबंधों को प्रभावित कर सकता है, खासकर मुस्लिम बहुमूल्य आसियान देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। इन देशों में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त की है और इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन ने अमेरिका विरोधी भावनाओं को हवा दी है, जैसे कि 2024 में ICES सर्वेक्षण में बताया गया है। मैक्रो के इस कदम से अमेरिका पर आसियान में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मध्य पूर्व के प्रति अपने रुख को फिर से समायोजित करने का दबाव पड़ सकता है, जहां क्षेत्रीय मूल्यों के साथ तालमेल उसकी अपील को बढ़ा सकता है। हालांकि अमेरिका ने अपनी इजरायल नीति में बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया है, जिससे इन देशों को लुभाने के लिए उनका प्रयास जटिल हो सकता है। अमेरिका मजबूत आर्थिक निवेश, कूटनीतिक जुड़ाव और सुरक्षा सहयोग के जरिए आसियान को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में पेश कर रहा है, जिसका उद्देश्य चीन के प्रभाव का मुकाबला करते हुए आसियान की केंद्रीयता का समर्थन करना है। हालांकि आसियान की व्यवहारिक गुटनिरपेक्ष रुख और अमेरिकी विश्वसनीयता और नीतियों जैसे कि गाजा पर लेकर चिंताएं चुनौतियां पेश करती हैं। अमेरिका को बेहतर बाजार पहुंच
जैसे ठोस आर्थिक लाभ प्रदान करने होंगे और अपनी पहुंच में सफल होने के लिए आसियान की इस इच्छा का सम्मान करना होगा कि वे अमेरिका चीन युद्ध क्षेत्र ना बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ पारंपरिक सहायता से व्यापार केंद्रित साझेदारी की अब रुख करने का विषय विशेष रूप से जनवरी 2025 में शुरू होने वाले उनके दूसरे कार्यकाल के बाद उनकी प्रशासन की नीतियों के हालिया रिपोर्ट से मेल खाता है। ये दृष्टिकोण एक व्यापक अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को दर्शाता है जो मानवीय सहायता की तुलना में लेन देन संबंधी आर्थिक सौदों पर जोर देता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य अफ्रीका में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना है। और इसमें अफ्रीका ने ट्रंप की सहायता से व्यापार की ओर रुख किया है। जनवरी 2025 के पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अफ्रीका के प्रति अमेरिकी विदेश नीतियों के महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएड को समाप्त कर दिया है और अमेरिकी हितों के साथ संरेखण की समीक्षा के लिए अधिकांश विदेशी सहायता पर 90 दिन तक रोक लगा दी है। इसने पीईएफएआर, एड्स राहत के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना जैसे कार्यक्रमों को बाधित किया है, जिसका असर दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों पर पड़ सकता है, जहां एचआईवी एड्स बजट का 17% अमेरिकी फंडिंग पर निर्भर था। प्रशासन का तर्क है कि सहायता प्रभावी रही है, अक्सर विकास के बजाय निर्भरता का पर बढ़ाव है और उसने पारस्परिक रूप के लाभकारी साझेदारी बनने के लिए व्यापार के निवेश की प्राथमिकता दी है। 9 जुलाई 2025 को ट्रंप ने व्यवसायिक अवसरों पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस में 5 अफ्रीकी देश गैबोन, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, मार्टिनिया और सेनेगल के नेताओं की मेजबानी की है। इसमें व्यापार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हम सहायता के व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में कुछ अन्य स्थानों की जगह अपार आर्थिक संभावनाएं हैं। मैग्नीशियम, लिथियम और कोबाल्ट जैसे संसाधनों से समृद्ध इन देशों को अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रमुख निवेश स्थलों के रूप में पेश किया गया था, विशेष रूप से औद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने और संसाधन निष्कर्षण में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए। ट्रंप की चापलूसी के प्रति पसंद के अवगत अफ्रीकी नेताओं ने उनके समझौते और शांति प्रयासों की प्रशंसा की तथा कुछ ने उनके संभावित नोबेल पुरस्कार नामांकन के लिए समर्थन व्यक्त किया। ये बदलाव बहुपक्षीय सहायता ढांचों की तुलना में द्विपक्षीय लेन देन संबंधी समझौतों की तहरीर देने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम डीएफसी के निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में रेखांकित किया गया है, जैसे कि गैबोन में बनियो पोटाश खादान के लिए धन मुहैया कराना। हालांकि प्रस्तावित टैरिफ जैसे कि 1 अगस्त 2025 से दक्षिण अफ्रीका आयातों पर 30% और वीजा प्रतिबंधों सहित ट्रंप की नीतियों ने अफ्रीकी संघों पे अधिकारियों के बीच दुर्व्यवहारपूर्ण व्यापार प्राथमिकताओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। मानवीय परिणाम सहायता में कटौती के कारण दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी दवाओं और सूडान तथा कांगो गणराज्य में खाद्य दवा जैसे महत्वपूर्ण आपूर्तियां बंदरगाहों में अटकी हुई हैं। अनुमान है कि अगर कटौती जारी रही तो 2030 तक 1.4 करोड़ अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता में कटौती करने के ट्रंप के फैसले ने उनके भूमि सुधार कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईएसजे में इजराइल के खिलाफ नरसंहार के मामले को हवाला देते हुए तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने अफ्रीका के लोगों की शरणार्थियों का दर्जा देने की पेशकश की। ये कदम उनके सलाहकार एलन मस्क से प्रभावित था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की नीतियों की आलोचना की है। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी विकास और अवसर अधिनियम एजीओए तक अपनी पहुंच खो सकता है, जो वाहनों और खनिजों जैसे 2.7 अरब डॉलर के निर्यात का समर्थन करता है। अफ्रीका के साथ चीन का व्यापार अमेरिका से 4 गुना अधिक है और उसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अमेरिका से दुगना है। सहायता शून्यता के कारण चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल सकता है, खासकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में जिन्हें अमेरिका नियंत्रित करना चाहता है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुमूल्य असिन देश के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों ने भी फिलिस्तीन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मामला ट्रंप प्रशासन के साथ विवाद का विषय रहा है, जिसमें सहायता में कटौती और टैरिफ की धमकियां बढ़ी हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।